प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सुदूर संवेदन तकनीकी तथा वायु फोटो चित्रों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सुदूर संवेदन कोई नया विषय नहीं है, परंतु विगत कुछ दशाब्दियों में दूर संवेदन की तकनीकों में इतना अधिक सुधार हुआ है कि आज यह ग्लोबीय वातावरण को समझने का अकेला सबसे महत्वपूर्ण साधन बन गया है। 1960 से पूर्व पृथ्वी, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह आदि के प्रत्यक्षीकरण की हमारी क्षमता स्वतः प्रेक्षण तथा दृश्य प्रकाश पर निर्भर थी। उस समय दूर स्थित स्थानों या वस्तुओं को देखने के लिए हमें किसी दूरबीन या वायुयान से खींचे गए फोटो चित्रों का सहारा लेना पड़ता था। परंतु आज सुदूर संवेदन तकनीकी ने हमें ऐसे उपकरण प्रदान कर दिए हैं जो दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कहीं बड़े तरंगदैर्घ्यों पर ब्रह्मांड को देख सकते हैं। इन उपकरणों को वायुयानों एवं कृत्रिम उपग्रहों में रखकर लिए गए पृथ्वी के प्रतिबिंबों का विश्लेषण करके अनेक विषयों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इन विषयों में ग्लोबीय वातावरण, भूमि उपयोग, नवीनीकरण व अनवीनीकरण, संसाधन, प्राकृतिक संकट तथा भूविज्ञान विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भारत ने दूर संवेदन के क्षेत्र में अल्प समय में प्रशंसनीय प्रगति की है। आज यहाँ वन संसाधन के क्षेत्र में वन मानचित्रण, दावानल पहचान, घास स्थल मानचित्रण तथा स्थानांतरित कृषि के क्षेत्र में फसल तालिका, मृदा वर्गीकरण, क्षारीय व लवण मृदा का मानचित्रण, व्यर्थ भूमि का सीमांकन, भूमि उपयोग मानचित्र तथा अनावृष्टि मॉनिटरण, जल संसाधन के क्षेत्र में भूपृष्ठ जल तालिका, हिमजल वाह सिंचाई जल प्रबंधन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सीमांकन, भूविज्ञान के क्षेत्र में भौम जल मॉनिटरण, भूवैज्ञानिक मानचित्रण एवं खनिजों की खोज, वातावरण के क्षेत्र में नगर सुप्रसार तथा प्रदूषण की समस्या एवं जलवायु के क्षेत्र में आगामी मौसम के पूर्वानुमानों जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सुदूर संवेदन तकनीकी का भरपूर उपयोग हो रहा है। सुदूर संवेदन तकनीकी से जुड़े भारतीय वैज्ञानिकों के मतानुसार आगामी वर्षों में यहाँ फसल उत्पादन, फसल नाशक जीवों एवं रोगों की चौकसी, मृदा आर्द्रता अनुमान, तेल प्रदूषण मॉनिटरण, महासागर उत्पादकता, समुद्र तल उत्थान के प्रभाव, वर्षण अनुमान, जीव भिन्नता व जैव मात्रा के अनुमान, भूसंपत्ति मानचित्रण तथा संसाधन प्रबंधन के मॉडलों की रचना आदि कतिपय विशेषीकृत क्षेत्रों में सुदूर संवेदन तकनीकी का उपयोग संभव हो सकेगा। आर्थिक विकास के कार्यों के अलावा आजकल अनेक देशों में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सुदूर संवेदन तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसकी सहायता से सीमा पर स्थित शत्रु की सैन्य गतिविधियों जैसे सेना का जमाव, शस्त्रशाला, सैनिक किलाबंदी एवं मार्गों के निर्माण आदि का सफलतापूर्वक मॉनिटरण हो रहा है। इसी प्रकार संबंधित देशों में हुई किसी शस्त्र नियंत्रण संधि के वास्तविक अनुपालन की सत्यता को सुदूर संवेदन तकनीकी की सहायता से जांचा व परखा जा सकता है। सुदूर संवेदन तकनीकी का आशय या अर्थ। सुदूर संवेदन तकनीकी का शाब्दिक अर्थ दूर से सूचना प्राप्त करना है, अर्थात किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना उसके बारे में सूचना प्राप्त करना सुदूर संवेदन तकनीकी कहलाता है।
हम अपने चारों ओर जो कुछ देखते हैं या आंखों से पहचानते हैं, उस सब में सुदूर संवेदन का नियम लागू होता है। इस समय आप और हम किसी पुस्तक को सुदूर संवेदन की सहायता से ही पढ़ पाते हैं। उदाहरण के लिए, जो पृष्ठ हम पढ़ते हैं, हमारी आंखों के सामने एक संवेदक का कार्य करती हैं। ये संवेदक पृष्ठ के लिखे हुए व बिना लिखे अर्थात काले व खाली स्थानों पर परावर्तित प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण के तदनुरूपी आवेगों को ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात ये आवेग हमारे मस्तिष्क में जाते हैं, जहां एक प्राकृतिक कंप्यूटर के द्वारा इनका साथ साथ विश्लेषण होता रहता है। इस विश्लेषण से प्राप्त सूचना के आधार पर हमको पता चलता है कि पृष्ठ के काले भाग वस्तुतः अक्षरों से निर्मित शब्द एवं वाक्य हैं तथा आप इन वाक्यों को निहित सूचना या अर्थ के रूप में समझ पाते हैं। इस विवरण से स्पष्ट है कि सुदूर संवेदन तकनीकी एक ऐसा विज्ञान व कला है जिसमें हम किसी स्थान, वस्तु या परिघटना से दूर स्थित किसी युक्ति अर्थात संवेदक के द्वारा ग्रहण किए गए परावर्तित प्रकाश के आवेगों का विश्लेषण करके आंकड़ों या प्रतिबिंबों के माध्यम से उस स्थान, वस्तु या परिघटना के संबंध में इच्छित जानकारी प्राप्त करते हैं। आजकल वास्तविक सुदूर संवेदन तकनीकी कार्यों में किसी संवेदक जैसे वायु कैमरा, बहु स्पेक्ट्रमी, क्रम वीक्षक, तापीय अवरक्त रैखिक क्रम वीक्षक आदि को कृत्रिम उपग्रहों, वायुयानों अथवा किसी अन्य प्लेटफार्म में रखकर प्रयोग में लाते हैं। इन संवेदकों में पदार्थ तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया को अंकीय दत्त अथवा प्रतिबिंबों के रूप में अभिलेख करने की क्षमता होती है। अतः वायुयान, कृत्रिम उपग्रह या ऐसे ही किसी अन्य प्लेटफार्म पर रखे गए किसी संवेदक के द्वारा अभिलिखित धरातल के प्रतिबिंबों व संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए संसाधन करने तथा व्याख्या करने के लिए विज्ञान को दूर संवेदन की संज्ञा देते हैं। कतिपय विद्वानों के द्वारा की गई कुछ परिभाषाओं को यहाँ पर अंकन किया जा रहा है, जिनके आधार पर हम सुदूर संवेदन तकनीकी के अर्थ को अपेक्षाकृत अधिक सुस्पष्ट रूप से समझ पाने में सक्षम होंगे। फ्लाइड एफ साबिंश के अनुसार सुदूर संवेदन तकनीकी शब्द का तात्पर्य उन विधियों से है जिनमें किसी लक्ष्य को पहचानने तथा उसके लक्षणों को मापने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जैसे प्रकाश, ऊष्मा व रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। B.L. डिक शुटुल तथा जॉर्ज जोसेफ के अनुसार सुदूर संवेदन एक अंतरा अनुशासनिक क्रिया है जिसमें किसी दूरस्थ प्लेटफार्म से प्रेषित आंकड़ों का विश्लेषण करके प्राकृतिक संसाधनों की तालिका, मॉनिटरिंग या आकलन किया जाता है। सुदूर संवेदन की प्रक्रियाएं एवं तत्व। भू संसाधनों के विद्युत चुंबकीय दूर संवेदन में की जाने वाली सामान्य प्रक्रियाओं एवं अन्य प्रमुख घटक तत्वों को व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। दूर संवेदन की प्रक्रियाएं दो बड़े वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं। प्रथम रूप में
दत्त अर्जन और द्वितीय रूप में दत्त विश्लेषण यानी डाटा एनालिसिस। इन वर्गों की प्रक्रियाओं के घटक तत्वों को हम क्रमशः ABC तथा इसके अलावा अन्य अंग्रेजी के अक्षरों में इंगित करते हैं। प्रथम रूप में हम देखते हैं सबसे पहले डाटा क्वेश्चंस यानी दत्त अर्जन। दत्त अर्जन का सामान्य अर्थ उन तत्वों एवं विधियों से है जिनको प्रयोग में लाकर हम किसी भू संसाधन, वस्तु अथवा क्षेत्र के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करके उनको प्रयोग में लाते हैं। दूर संवेदन में हमें ये सूचनाएं मुख्य रूप से दो रूपों में प्राप्त होती हैं, चित्रीय रूप में तथा अंकीय रूप में। दत्त अर्जन की प्रक्रिया को 6 तत्वों अथवा उत्तरोत्तर अवस्थाओं के रूप में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम रूप में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के किसी स्रोत की प्राप्ति होना। यह ऊर्जा हमें ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। सूर्य इस ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है तथा विद्युत बल्ब के प्रकाश को इसका कृत्रिम स्रोत माना जा सकता है। सूर्य के प्रकाश में की गई फोटोग्राफी को निष्क्रिय फोटोग्राफी तथा विद्युत बल्ब के प्रकाश में संपन्न फोटोग्राफी को सक्रिय फोटोग्राफी कहते हैं। द्वितीय, सूर्य से विकिरित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरण करती है। तृतीय, पृथ्वी पर पहुंचने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा धरातल के पदार्थों से अन्योन्य क्रिया करती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धरातल के किन्हीं दो पदार्थों या वस्तुओं की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से अन्योन्य क्रिया समान नहीं होती। चतुर्थ, धरातल तथा आपतित ऊर्जा की अन्योन्य क्रिया से विद्युत चुंबकीय आवेग उत्पन्न होते हैं। पंचम, धरातल से आने वाले विद्युत चुंबकीय आवेगों को ग्रहण करने के लिए दूर संवेदन में 2 प्रकार के स्थान या प्लेटफॉर्म चुने जाते हैं। प्रथम, वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म और द्वितीय, अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म। इस प्रकार इन 5 क्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। द्वितीय है दत्त विश्लेषण अर्थात डाटा एनालिसिस। वायुमंडल अथवा अंतरिक्ष आधारित संवेदकों के द्वारा भेजे गए दत्त उत्पाद में दृश्य क्षेत्र के सभी विवरण अंकित किए जाते हैं। अतः इन विवरणों को पहचानने तथा उनके बारे में इच्छित जानकारी प्राप्त करने का कार्य पर्याप्त श्रम, ज्ञान, अभ्यास व अनुभव की आवश्यकता पर निर्भर करता है। कंप्यूटर अनुकूल टेप पर अंकित अंकीय दत्त को कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से प्रतिबिंबों में परिवर्तित कर लिया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न प्रकार के दर्शन उपकरणों जैसे स्टीरियोस्कोप व स्टीरियोमीटर आदि व अन्य तकनीकों की मदद से सभी प्रकार के वायु फोटो चित्रों व प्रतिबिंबों का विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण कार्य के संदर्भ में संदर्भ दत्त अर्थात रेफरेंस डाटा अर्थात संबंधित क्षेत्र के पहले से उपलब्ध स्थलाकृतिक अंश चित्र एवं सांख्यिकीय आंकड़े व अन्य मानचित्र आदि की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। वस्तुतः संदर्भ दत्त की सहायता से किसी फोटो चित्र अथवा प्रतिबिंब में प्रदर्शित विवरणों को पहचानने तथा उनकी अवस्थिति निर्धारित करने में अपेक्षाकृत अधिक आसानी होती है। वायु फोटो चित्रों व प्रतिबिंबों के विश्लेषण एवं व्याख्या से प्राप्त सभी प्रकार की सूचना दत्त अर्थात इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स को
पारदर्शी चित्रों, संपठनीय मानचित्रों अथवा कंप्यूटर फाइलों के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, जिससे भविष्य में कोई उपभोक्ता संस्थान, सरकारी विभाग अथवा व्यक्तिगत शोध कार्य इस सूचना तत्व को अपने प्रयोग में ला सकें।